हेलो दोस्तों। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारी फरवरी मासिक जो पत्रिका आती है ना विज़न की। क्योंकि देखिए जो जनवरी तक काम कवर कर रहे हैं जो PT 365 है, ठीक है, उसकी भी डेली एक एक वीडियो आती रहेगी। पर साथ साथ अब जनवरी और जो ये फरवरी और मार्च का भी साथ साथ कवर करते जाएंगे, ठीक है। और एक डेली करंट अफेयर का जो भी होगा इंसाइट या विज़न अगर आप बता देंगे तो ठीक है, नहीं तो इंसाइट का डेली उसमें आता रहेगा, ठीक है। ये 3 वीडियो डेली आएंगे अब, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैगज़ीन फरवरी मंथ की मासिक समसमाएगी। तो आज कोशिश करते हैं कि जो हमारी पॉलिटी है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। पर डे अगर एक करेंगे तो भी ये 10 टॉपिक होंगे तो इतने हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अंदर ही पढ़ लेंगे टॉपिक जो भी दे रखे हैं। तो राज्य व्यवस्था और संविधान, ठीक है। इसमें पहला टॉपिक क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है 2021 वो पारित किया गया, ठीक है। किसकी जगह पे है ये, जो पहले 2011 था। मध्यवर्ती दिशा और जो डिजिटल मीडिया आचार संहिता है, ठीक है। मतलब जो हमने नवंबर का पढ़ा था ना, नवंबर का OTT प्लेटफॉर्म्स, तो ये शुरू के 2-3 आर्टिकल उसी के ऊपर है। मतलब उन्हें रेगुलेट करने के ऊपर जो भी नियम कानून आया उनके ऊपर इसे बनाया गया है। तो हाल ही में जो भारत सरकार है उसने सूचना प्रौद्योगिकी 2021 का नियम जो है वो अधिसूचित किया है, ठीक है। इसके बारे में देखते हैं क्या है ये। तो जो केंद्र सरकार है उसने जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 है उसकी धारा 87 जिसका क्लॉज 2 है, उसमें जो एक प्रावधान है जिसके तहत प्राप्त जो अधिकार है उनका प्रयोग करते हुए इन नियमों को तैयार किया है, ठीक है। तो इन्हें इसने जो है इसको 2011 का जो था सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2011 उसका स्थान लिया है इसने, ठीक है, नियम ने। तो पहले इसकी पृष्ठभूमि देख लेते हैं, पृष्ठभूमि क्या है। तो निम्नलिखित घटनाक्रम के जो आलोक है उसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो दिसंबर 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने सुओ मोटो स्वतः संज्ञान इसके आधारित पर एक रिट याचिका पर सुनवाई के समय यह निर्देश दिया था कि जो केंद्र सरकार है वो बच्चों से जुड़ी जो भी अश्लील सामग्री हो, ठीक है, जैसे चाइल्ड पोर्नोग्राफी वगैरह, बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की जो तस्वीरें होती हैं, वीडियो होती हैं, इनको जो है कंटेंट होस्टिंग प्लेटफॉर्म या जो वेबसाइट होती है ना ऑनलाइन जो होती है उस पर एवं अन्य एप्लीकेशन से हटाने के लिए आवश्यक जो गाइडलाइंस है, दिशा निर्देश हैं, उनको तैयार करें, ठीक है। इसके पश्चात जो हमारा MITI मंत्रालय है, जो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा जो कानूनी ढांचा है उसको मजबूत करने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कानून के अंतर्गत जवाबदेह बनाने के क्रम में वर्ष 2011 में जो अधिसूचित नियम था उसको प्रतिस्थापित करके सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2018 का प्रारूप तैयार किया गया, ठीक है, जिसको अब 2021 में लॉन्च किया है। तो अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL जो होता है उस पर सुनवाई के दौरान केंद्र की जो है प्रतिक्रिया की मांग की। इस याचिका में एक स्वायत्त निकाय द्वारा जो OTT प्लेटफॉर्म थे ओवर द टॉप, इन प्लेटफॉर्म्स को विनियमित करने की मांग जो है की गई, ठीक है। जैसे कि हमारा अमेज़ॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, MX प्लेयर करके भी एक आता है। इन सब पे जो हमारी वेब सीरीज़ वगैरह मूवीज़ आती है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आती है, ठीक है। तो इन पर एक जो है इनको रेगुलेट करने की बात कही जा रही है यहाँ पे। इसके बाद जो नवंबर 2020 है उसमें केंद्र सरकार ने जो OTT प्लेटफॉर्म्स थे और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स से उस पर उपलब्ध जो भी समाचार या समसामयिक या उससे जुड़ी सामग्री को जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय जो होता है, IT डिपार्टमेंट होता है ना, IT जो मिनिस्ट्री होती है, उसके दायरे में से अधीन ला दिया गया, ठीक है। फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने के द्वारा केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें कहा गया जी OTT और जो स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेटफॉर्म है इसका जो प्रबंधन है, मतलब इसका मैनेजमेंट करें और इस पर निगरानी रखें, उसके लिए एक उचित बोर्ड की जो है संस्था अथवा संघ गठित करने का निर्देश दिया, ठीक है। इसके ऊपर एक उचित संस्था बनाई जाए या फिर कोई एसोसिएशन बनाई जाए, ठीक है, ऐसा केंद्र सरकार को कहा। वे कौन से कारक है जो इन नियमों के लिए उत्तरदायी है, मतलब क्यों हम जो है इनको रेगुलेट करना चाहते हैं इनको। इसमें जो प्रयोक्ता आधार में त्वरित वृद्धि, मतलब रैपिड ग्रोथ ऑफ इन यूज़र बेस, जैसे अब यूज़र बेस जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि देखिए जब से जियो आया है ऑन नेट, मतलब हर कंपनी का सस्ता हो गया है ना, ऑनलाइन जो हमें नेट मिलता है। आप देखेंगे 5-6 साल पहले 2013 में मुझे याद है मैं 200 रुपये का एयरटेल का रिचार्ज कराता था, उसमें 1 महीने के लिए 1 GB आता था, है ना। तो उस 1 GB को मैं कोशिश करता था कि पूरे महीने चलाता रहूँ, मतलब वो करना, जो ब्राउजिंग करना, इन सब में 1 GB, डेढ़ या ज़्यादा से ज़्यादा 2 GB, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करता था 1 महीने में, ठीक है। कॉलिंग का उस टाइम अलग था, इंटरनेट का उस टाइम अलग था, 2013 की बात है, ठीक है। तो अब देखेंगे आप अगर तो 400 रुपये में पूरा 2 या 2 महीने के लिए करीब करीब काफ़ी, मतलब ऑनलाइन आपको डेली 1 डेढ़ GB मिल जाता है।
और कॉलिंग फ्री है ना। तो इससे क्या हो रहा है, यूज़र बेस में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है इंडिया में। तो डिजिटल इंडिया कार्यक्रम और मोबाइल फॉर इंटरनेट आदि के व्यापक प्रसार के कारण जो है प्रमुख जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें जो प्रयोक्ता है उनकी संख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई है। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 पार्ट्स ऑफ रूल। 3 पार्ट्स ऑफ रूल क्या है? पार्ट 1 में क्या है, डील विद इंपॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ द रूल। पार्ट 2 डील विद रेगुलेशन ऑफ सोशल मीडिया इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट मतलब जो उनके बीच में जो जैसे एक तो हमारा प्लेटफॉर्म हो गया है ना, एक हम जो पब्लिक तक पहुंचते हैं तो उनके बीच में कुछ इंटरमीडिएट होते हैं, तो उनके ऊपर जो है रेगुलेट करना उन्हें। विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा एडमिनिस्टर करी जाए। ठीक है, निगरानी रखी जाए इसके ऊपर। पार्ट 3 में प्रोवाइड कोड ऑफ एथिक्स एंड प्रोसीजर। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे हम कोड ऑफ एथिक्स आगे क्या है, प्रोसीजर एंड सेफ गार्ड ऑन इन रिलेशन टू डिजिटल मीडिया एंड ओवर द टॉप जो OTT प्लेटफॉर्म है, और उसके अलावा OCCP जो ऑनलाइन कंटेंट क्यूरेटेड प्लेटफॉर्म्स है। ठीक है, विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB जो मिनिस्ट्री है इसके द्वारा भी एडमिनिस्टर करी जाए ये प्लेटफॉर्म्स। तो उसके बाद देखिए जो 2000 OTT जो बाज़ार है उसके 2025 तक इतने अरब टू 37.86 अरब रुपए तक पहुंचने की जो है संभावना है, जो कि 2019 में सिर्फ 42.5 अरब रुपए था। ठीक है, ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो कितना 5 गुना के करीब इसमें जो है उछाल आ जाएगा 6 साल के अंदर। स्व विनियमित की विफलता, मतलब खुद को रेगुलेट करने की जो है विफलता, मतलब ये प्लेटफॉर्म जो है खुद को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अवैध और अनुचित कंटेंट से निपटने के लिए आंतरिक तंत्र होने के बावजूद जो सोशल मीडिया कंपनियां हैं इस प्रकार के कुछ गंभीर मुद्दों का प्रभाव ढंग से समाधान करने में जो है अक्षम रही है। इसके अतिरिक्त जो हमारा IAMAI है, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके द्वारा प्रस्तावित जो स्वयं विनियामक तंत्र था उसको जो है INB जो था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मंत्रालय, उसने उसके जो है हितों के टकराव, स्वतंत्र तृतीय पक्ष की निगरानी की कमी है, सुपरिभाषित आचार संहिता उसके अभाव आदि जैसे मुद्दों के कारण अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करना, मतलब इन प्लेटफॉर्म्स में आप जैसे जो देखेंगे जैसे अगर ये आप अपना मोबाइल है उसमें ये सब देख रहे हैं यूट्यूब पे या कहीं पे भी, तो मतलब ऐसा कंटेंट होता है उस पर कि आप छोटे बच्चों के हाथ में अपना मोबाइल दे ही नहीं सकते। ठीक है, तो उसके लिए जो है, उसके अलावा जो महिलाओं की सुरक्षा और उनकी गरिमा जो दिखाई जाती है इन वेब सीरीज़ वगैरह में, तो उसके लिए भी जो है चिंता का विषय है वो भी एक। महिलाओं की जो विकृत तस्वीर है उसको साझा करने के लिए सोशल मीडिया का वृहद पैमाने पर दुरुपयोग और प्रतिशोधात्मक पॉर्न से संबंधित कंटेंट ने अधिकांश महिलाओं की गरिमा को जोखिम में डाला है। ठीक है, फेक न्यूज़ और मिथ्या सूचनाओं का लगातार प्रसार होता है यहाँ से, जैसे व्हाट्सअप हो गया, ट्विटर हो गया इत्यादि प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से जो फेक न्यूज़ है, अफवाहें आदि अत्यधिक तेज़ी से प्रसारित वायरल हो जाती है। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों और मत भिन्नता रखने वाले व्यक्तियों को लक्षित करने वाले जो फेक न्यूज़ हैं उसके कई उदाहरण दृष्टिगोचर हुए हैं, जिनमें जो है दंगों से लेकर हत्या, धमकी, वास्तविक हत्याओं जैसे मामले क्या हैं दर्ज होते हैं इस पे। ठीक है, लोकतांत्रिक संस्थाओं और सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष खतरा, अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग के जो बढ़ते मामले हैं, राष्ट्रीय विरोधी जो तत्व हैं उन्होंने कानूनी प्रवर्तन जो एजेंसियाँ, जो एनफोर्समेंट जो एजेंसियाँ होती हैं उनके समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं। एक उपयुक्त संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है हमें। भारत में जो डिजिटल कंटेंट है उनकी निगरानी और प्रबंधन के लिए विधिक या स्वायत्त निकाय उपलब्ध नहीं है कोई भी। ठीक है, इसके अतिरिक्त कोई सुदृढ़ शिकायत तंत्र भी मौजूद नहीं है, जिसमें जो है सोशल मीडिया और जो OTT प्लेटफॉर्म्स है उसके सामान्य प्रयोक्ता अपनी शिकायत दर्ज करें। मतलब अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो आप जाके कहाँ पे दर्ज करेंगे शिकायत। ठीक है, ऐसा कोई भी तंत्र नहीं है तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर उसका निवारण किया जा सके। उसके बाद ये देखिए सूचना प्रौद्योगिकी नियम जो 2021 है उसमें निहित महत्वपूर्ण कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे सबसे पहले डिजिटल मीडिया, ये क्या होता है, इससे आशय क्या है, जो डिजिटलीकृत जो कंटेंट है या सामग्री है उससे जिन्हें इंटरनेट या जो कंप्यूटर नेटवर्क है उस पर प्रसारित किया जाता हो। ठीक है, ऑनलाइन जो भी आप देखते हैं इसमें शामिल कंटेंट को निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त, संग्रहित, प्रेषित मतलब ट्रांसफ़र करना, संपादित किया जाता है या संसाधित किया जाता है। ठीक है, एक मध्यस्थ चाहिए होता है इसके लिए।
समाचार और जो समसामयिकी कंटेंट है उसके प्रकाशक अथवा ऑनलाइन जो क्यूरेट किए गए कंटेंट है उसके प्रकाशक, ठीक है, ये भी अभी नीचे बताएंगे क्यूरेट क्या है। उसके अलावा डिजिटल मीडिया के प्रकार या उदाहरणों में ऐसी सामग्री से युक्त जो सॉफ्टवेयर है ना, जैसे आप यूट्यूब डाउनलोड कर रखा है तो उसका सॉफ्टवेयर, डिजिटल इमेजेस, डिजिटल वीडियो गेम होता है, वेब पेज होता है, वेबसाइट, सोशल मीडिया, डिजिटल डेटाबेस, डिजिटल ऑडियो जैसे कि MP3, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हो गए, इलेक्ट्रॉनिक किताबें होगी आदि शामिल है। ठीक है, यह जो है समाचार और जो समसामयिकी जो कंटेंट होता है उससे आशय सामाजिक, जो राजनीतिक है, आर्थिक या सांस्कृतिक प्रकृति है उनकी हालिया घटनाओं में से हैं जिन्हें इंटरनेट या कंप्यूटर नेटवर्क पर उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, आप ऑनलाइन जैसे बुक्स पढ़ लेते हैं ना, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, तो हम मतलब पढ़ने की सारी चीज़ें भी अब जो है इंटरनेट पे आ चुकी हैं। तथा जो नए प्राप्त या उल्लेखनीय कंटेंट है, साथ ही इन नियमों में जो है यह भी उल्लेख किया गया कि कोई भी जो डिजिटल मीडिया है जिसमें समाचार या समसामयिकी कंटेंट शामिल हैं, यदि उसके द्वारा प्रदत्त जो जानकारी का संदर्भ है, विषय वस्तु है या उद्देश्य स्रोत या अर्थ समाचार या समसामयिकी मामलों उसके कंटेंट की प्रकृति का है, तो वह इसमें जो है शामिल होगा। ठीक है, ऑनलाइन कुछ भी अगर दिया जाएगा तो वो इसी में आ जाएगा। डिजिटल जो हमने पढ़ा ना, ये डिजिटल मीडिया, ठीक है, ये सब इसी में आ जाएगा। उसके बाद सोशल मीडिया मध्यवर्ती, सोशल मीडिया इंटरमीडिएट, इसका अर्थ क्या है? यह एक ऐसे मध्यस्थ या मध्यवर्ती से है जो प्रारंभिक रूप से या एकमात्र रूप से दो या दो से अधिक उपयोगकर्ताओं के मध्य ऑनलाइन संपर्क को सक्षम बनाता है। ठीक है, जैसे कि आप अगर किसी से बात कर रहे हैं, ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं ना, तो दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं उपयोगकर्ता, और उनके जो है माध्यम को सक्षम बनाता है। जैसे हमारा व्हाट्सअप हो गया, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंटरमीडिएट हो जाएगा। बात इससे अलग अलग लोग करेंगे, पर इंटरमीडिएट क्या हो जाएगा? व्हाट्सअप हो जाएगा। उन्हें अपनी सेवाओं का उपयोग करके जानकारी का सृजन करने में, उसे अपलोड करने में, यूट्यूब हो गया जैसे, उसे साझा करने में, उसे प्रसारित करने में, उसे उपांतरित मतलब मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंज वगैरह करने में या उस तक पहुँच बनाने में जो है समर्थ बनाता है। उसके बाद महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती, जो सिग्निफिकेंस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट होता है, SSMI जिसे बोलते हैं। ठीक है, इसका आशय क्या है? ऐसे सोशल मीडिया मध्यवर्ती या मध्यस्थ से है जिसके पास भारत में पंजीकृत प्रयोगदाताओं की संख्या जो होती है वो जो हमारे केंद्र सरकार है उसकी अधिकतम सीमा से अधिक हो। जैसे कि अगर हमारे SSMI के लिए बात करें तो इसमें थ्रेशहोल्ड जो है या फिर अधिकतम सीमा जो है 50 लाख पंजीकृत उपयोगकर्ता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है इसके पास मेंबर हैं अभी। ठीक है, SSMI के अंदर। ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट, इसका आशय क्या है? यह है समाचार या समसामयिकी जो कंटेंट होता है उसके अतिरिक्त ऐसे दृश्य श्रव्य मतलब जो ऑडियो देख और सुन सकते हैं कंटेंट्स हैं, जैसे कि मूवीज़ हो गया। ठीक है, ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट जैसे वेब सीरीज़ वगैरह होते हैं ना, मूवीज़ होती हैं, डॉक्यूमेंट्री हो गया, दृश्य श्राव्य कोई कार्यक्रम हो गया, सीरियल हो गया, जिसको मांग पर उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, जैसे आप कहीं मूवीज़ वगैरह देख लें यूट्यूब पे अगर, तो आप उसका पार्ट 2 नहीं कहते हैं, तो मतलब वो एक तरह से डिमांड उसकी बढ़ गई है ना, तो उसको जो है मांग पर उपलब्ध कराया जाए। समाचार और समसामयिकी कंटेंट के प्रकाशक, उससे आशय क्या है? प्रकाशक कौन होंगे? जो किसी ऑनलाइन पेपर, समाचार पोर्टल, न्यूज़ एग्रीगेटर या समाचार एजेंसी के प्रकाशक से है जिससे कार्यप्रणाली जो समाचार और समसामयिकी मामले हैं उसके कंटेंट के जो प्रकाशक होते हैं उसके समान होते हैं। ठीक है, किंतु इसमें समाचार पत्र या समाचार पत्र की जो ई-पेपर प्रतिकृति होती है और ऐसी भी कोई भी ऐसा व्यक्ति या उपयोगकर्ता शामिल नहीं होगा जो व्यवस्थित व्यवसाय, पेशेवर या व्यावसायिक गतिविधि हेतु कंटेंट को प्रसारित नहीं कर रहा हो। ठीक है, मतलब जितने भी होंगे वो जितने भी जो उनके पास कंटेंट आएगा उसको प्रसारित कर देते हैं। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या है? सोशल मीडिया मध्यवर्ती से संबंधित जो भी गाइडलाइंस है। ठीक है, जो दिशा निर्देश हैं वो जो अभी जो है लॉन्च की जाएंगी इंडिया में। सबसे पहला है जो मध्यवर्ती इकाई है उसके द्वारा जो सम्यक तत्परता होती है उसका अनुपालन किया जाएगा। ठीक है, ये जो नए नियम है यह निर्धारित करते हैं कि जो सोशल मीडिया मध्यवर्ती इकाई है उसके द्वारा जो सम्यक तत्परता है, मतलब जो समय पे, जैसे कि आपने कंप्लेंट की तो उसका जो है आंसर 15 दिनों में आ जाए, है ना, तो उसको मतलब देख ले, या तो उसकी जो टाइमिंग होती है उसके रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। जैसे कि 180 दिनों की अवधि के लिए उपयोगकर्ता की जानकारी को बनाए रखना, मतलब आपने मान लीजिए अमेज़ॉन प्राइम पे जाके कोई मूवी देखी, ठीक है, तो एटलीस्ट 3 महीने तक आपकी वो जो डाटा होगा ना पुराना वो सेव रखना, है ना, व्हाट्सअप वगैरह का जो डाटा होता है वो सेव रखना,
ठीक है। तो इससे साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग करना आदि इन सब में मतलब आसानी हो जाएगी। ठीक है। यदि मध्यवर्ती इकाइयों द्वारा जो सम्यक तत्परता है उसका पालन नहीं किया जाएगा, तो जो सेफ हार्बर होता है, जो सुरक्षित व्यापार शर्तें होती है, उसका प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। ठीक है, मतलब ये उन्हें करना अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद इस सेफ हार्बर प्रावधानों को जो है, जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम है, ठीक है, आईटी एक्ट है जो, उसकी धारा 79 के तहत परिभाषित किया गया है। सेफ हार्बर प्रावधान क्या है? सोशल मीडिया मध्यस्थों को अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की गई किसी भी सामग्री के लिए जो कानूनी अभियोजन है, उससे प्रतिरक्षा प्रदान करके उन्हें सुरक्षित करेगा। मतलब कल को मान लीजिए आपने कंप्लेंट की किसी चैनल की, जैसे यूट्यूब पे भी आप कंप्लेंट कर दें, है ना, तो अगर वो जो है कल को अगर पुलिस केस कहीं पे बन भी जाता है, ठीक है, तो वो उनको जो है, जो जो हमारी ये प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको सुरक्षा प्रदान करेगा। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रदान करेगा कि मतलब वो बात इनके ऊपर नहीं आएगी, या तो डालने वाले पे आएगी जो जिसने गलत चीज़ डाली होगी यूट्यूब पे, या आप किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, ठीक है, या फिर जो कंप्लेंट करेगा इन दोनों के बीच में आएगा वो। ठीक है, इनका बीच में से रोल ख़त्म हो जाएगा। शिकायत निवारण तंत्र, तो ये भी शिकायत निवारण के लिए मध्यवर्तियों या मध्यस्थों को एक शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। ठीक है, इस अधिकारी का नाम व संपर्क विवरण साझा करना होगा। मतलब हमें शिकायत करनी तो किसी, जैसे किसी भी की भी शिकायत करें तो उसका नीचे नंबर दिया होता है ना, आप इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की शिकायत करनी हो तो उनका नंबर दिया होता है बिजली के बिल में, है ना। तो इस टाइप से इनका भी एक, जैसे यूट्यूब, व्हाट्सअप, जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, इनका एक शिकायत निवारण तंत्र इन्हें स्थापित करना होगा। ठीक है, उसके बाद शिकायत जो अधिकारी है वो 24 घंटे के भीतर शिकायत को जो है अभिस्वीकार मतलब एक्नॉलेज करेगा। ठीक है, और इसकी प्राप्ति की जो तारीख है उससे 15 दिन के भीतर ही ऐसे शिकायतों का जो है निपटान भी करेगा। उसके बाद उपयोगकर्ता विशेष रूप से महिला प्रयोक्ताओं की जो ऑनलाइन सुरक्षा और जो गरिमा है उसको सुनिश्चित करेगा। ठीक है, महिलाओं को मतलब चित्रण कहीं भी जो है, जैसे अभी देखा था ना हमने करंट अफेयर में कि जो ऐड है उसमें मतलब कितने 79% में महिलाओं को घर का काम करते हुए दिखाया गया था, है ना, इस टाइप से, और मर्दों को जो है बाहर का काम करते हुए दिखाया गया था। ठीक है, तो इस टाइप से मतलब वो तो फिर भी हल्के उसमें था, पॉजिटिव तो नहीं कहेंगे, पर हाँ कहीं ना कहीं ठीक था। यहाँ पे जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी डाउन स्तर पे भी दिखा देते हैं। ठीक है, तो उसकी जो गरिमा है उसको सुरक्षित करेगा। मध्यस्थों को ऐसे कंटेंट की शिकायत मिलने के 24 घंटों के भीतर ही उसे हटाना होगा। ठीक है, या उस तक पहुंच निष्क्रिय करनी होगी। ठीक है, ताकि उसको कोई देख ना पाए, या फिर उसे डिलीट कर सकते हैं। जो किसी व्यक्ति के निजी हिस्से या जो छेड़छाड़ की गई जो छवि होती है, मॉर्फ्ड इमेज होती है। ठीक है, मॉर्फ इमेज मतलब जैसे झूठी इमेज होती थी ना, जैसे मैंने एक इमेज देखी थी, तो मोदी जी मतलब अडवाणी के पैर छू रहे थे एक इमेज में। ठीक है, तो उसी के साथ में जो है वहाँ से अडवाणी जी को हटा के, और वहाँ पे जो सऊदी अरब के वो थे प्रिंस थे, उनको खड़ा कर दिया गया। ठीक है, मोमडन थे वो, तो मतलब वो उनके पैर छूते हुए दिखा दिए गए। तो इस टाइप की जो मॉर्फ इमेजेस हैं उनको सहित जो छद्म रूप मतलब एक तरह से जो है छल लेता है किसी को भी, मतलब झूठ दिखाता है, उसको प्रकट करते हो। ठीक है, तो इनको भी निष्क्रिय करना होगा। इससे जो है सोशल मीडिया मध्यवर्ती को दो श्रेणी में बांटा गया। एक तो सोशल मीडिया मध्यवर्ती नॉर्मल जो होते हैं, एक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यवर्ती। ठीक है, यह अंतर नवाचारों को प्रोत्साहित करेगा। साथ ही इसके चलते जो छोटे प्लेटफॉर्म्स पर हैं उन पर अनुपालन आवश्यकताओं का भार नहीं पड़ेगा। मतलब इसमें छोटे मीडिया प्लेटफॉर्म डाल देंगे, ठीक है, जिसका इफ़ेक्ट कम हो, और महत्वपूर्ण में जो थोड़े बड़े होंगे जिनका इफ़ेक्ट बड़ी जल्दी से बढ़ेगा, जिसके करोड़ों सब्सक्राइबर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक पे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, है ना, तो इनको सिग्निफिकेंस सोशल मीडिया इंटरमीडिएट SSMI में डाल दिया जाएगा। ठीक है, साथ ही इसके चलते जो छोटे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद SSMI द्वारा निम्नलिखित अतिरिक्त जो सम्यक तत्परता है उसका अनुपालन किया जाएगा। तो अधिनियम और नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति होगी। ठीक है, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। कानून प्रवर्तन जो एजेंसी होगी, जो इन्फोर्समेंट एजेंसी होगी, उनके साथ 24/7 उसके लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, नोडल मतलब यूनिक हो जाता है एक तरह से। ठीक है, जैसे किसी की अगर नोडल एजेंसी है तो ये सिर्फ एक ही एजेंसी है, किसी की रेगुलेटरी नोडल एजेंसी है कोई। ठीक है, तो उसके बाद है शिकायत निवारण तंत्र के तहत उल्लेखित कार्यों का निष्पादित करने के लिए एक रेजिडेंट शिकायत अधिकारी की नियुक्ति से उपयुक्त अधिकारी भारत का निवासी होगा। ठीक है, जो एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, रेजिडेंट शिकायत अधिकारी, ठीक है, जो कि भारत का नागरिक होगा। मतलब अलग अलग पर्सन हर एक अलग अलग काम के लिए जो है इन्हें अपने उसमें जो उनका वो है
लगाने होंगे, ठीक है। एसएसएमआई को अब एक मासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करनी होगी, ठीक है, मतलब मंथली इन्हें रिपोर्ट देनी होगी। इसमें जो है प्राप्त होने वाली या अभी स्वीकृति शिकायतों, जो भी शिकायत है वो उसमें हो, और शिकायतों पर की गई कोई भी कार्रवाई है उसके साथ जो एसएसएमआई द्वारा त्वरित गति से हटाए गए कंटेंट है उसके विवरण का उल्लेख। मतलब कहीं पे मान लीजिए, ठीक है, आपने डिलीट तो कर दिया, पर जो इलीगल कंटेंट किसी ने डाला है, ठीक है, वो सरकार के पास भी तो होना चाहिए, क्या पता वो सरकार का कहीं पे हेल्प कर दे, है ना। तो इस टाइप से उसकी भी रिपोर्ट जो है सरकार को देनी होगी। तो पहली बार सूचना जारी करने वाले की पहचान। प्राथमिक रूप से अगर संदेश के रूप में सेवाएं प्रदान कर रहे एसएसएमआई द्वारा पहली बार जो सूचना जारी करने वाले उसकी पहचान की जाएगी, ठीक है। किसी भी संदेश की सामग्री का प्रकटीकरण किए बिना यह केवल संबंधित अपराधों को बढ़ावा देने पर रोकथाम लगाने, पता लगाने, मान लीजिए कुछ कंटेंट जहाँ से सरकार को ये क्लू मिल जाएगा कि इसमें मतलब कोई अपराधी है या इस टाइप का कुछ है, तो सरकार को अगर कंटेंट मिलता है तो वो किसने आईडी उसकी चाहिए कि वो किसने डाली है ना, जो पहली बार डाल रहा है उसकी आईडी सरकार के पास होनी चाहिए, ठीक है। तो उसका पता लगाने, जांच, अभियोग चलाने या दंड के प्रयोजन के लिए किया जा सकता है उसका कंटेंट का, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ, जैसे मैंने यूट्यूब पे एक बार एक करंट अफेयर बनाया था नवंबर दिसंबर में, तो वो मतलब यूट्यूब ने, मैंने उसमें कुछ था यूएसए वगैरह का था, तो मैंने कुछ बोल दिया होगा, मुझे इतना ध्यान नहीं रहा, तो यूट्यूब ने सीधा इनअप्रोप्रिएट कह के उसे हटा दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम मैंने सेम डाला फिर 2-3 घंटे बाद, पर थोड़ा सा जो लिखा हुआ था सिर्फ उसी में वही पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मतलब फिर नहीं कराई इनअप्रोप्रिएट। तो मतलब वो वीडियो जो है वो सरकार के पास जानी चाहिए, ठीक है। मतलब कोई अगर ज़्यादा ही नेगेटिव बोल दे या कोई सरकार के काम की वीडियो, तो वो सरकार के पास होगी तो वो उससे ये सब कार्रवाई कर पाएगी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं जो ऑफेंस होंगे, मतलब एक तरह से वो होंगे, जुर्म हो गए अगर आप करेंगे तो। अगर मान लीजिए इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस रिलेटिंग टू अबोव, ये सारे क्या होंगे, अबोव जो है जुर्म होंगे। अगर सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी ऑफ इंडिया पे कोई हमला करता है, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, दूसरी स्टेटों के साथ फ्रेंडली रिलेशन है, पब्लिक ऑर्डर में मतलब कुछ अगर वो करता है तो, ठीक है। इसके अलावा रेप, सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल हो, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ हो, मटेरियल पनिशेबल हो विद इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ नॉट लेस देन 5 ईयर, ठीक है। तो ये सब ऑफेंसेज होंगे। तो जो एसएसएमआई है उसके द्वारा अपनी वेबसाइट या मोबाइल ऐप या दोनों पर जो है भारत में अपना वास्तविक संपर्क पता प्रकाशित करना होगा। मतलब एग्जैक्टली आप हो कहाँ भारत में, आपकी जो वो है फ़ॉरन जो भी आपका आपने बना रखा है वो कहाँ पे है उसकी लोकेशन देनी होगी, ठीक है। प्रौद्योगिकी आधारित उपायों को अपनाना, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड आपको जो है उपाय भी अपनाने होंगे, ठीक है। मतलब असक्रिय अग्र सक्रिय आधार पर ऐसी सूचना की पहचान करना जिसमें जो है बलात्कार, बाल लैंगिक कोई शोषण आदि को किसी भी रूप में किसी कृत्य या अनुकरण के तौर पर जो है दिखाया गया हो, ठीक है। उपयोगकर्ता के सत्यापन का स्वैच्छिक तंत्र हो एक, मतलब स्वैच्छिक रूप से अपने खातों का सत्यापन कराने के इच्छुक उपयोगकर्ताओं को अपने खातों के सत्यापन के लिए एक उचित तंत्र उपलब्ध कराया जाना चाहिए। मतलब मान लीजिए मैं किसी उस पर अकाउंट खोलना चाह रहा हूँ अपना डिजिटली ऑनलाइन, तो वहाँ पे जो है मैं अगर उचित तंत्र उपलब्ध मुझे होगा तभी तो मैं इजीली खोल लूँगा, ठीक है। अगर वो तंत्र ही सही नहीं होगा तो मैं जाके कोशिश करूँगा कि फेक ही खुल जाए, क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। साथ ही सत्यापन का प्रदर्शन योग्य एवं दृश्य चिन्ह उपलब्ध कराया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब एक आइडेंटिटी हो जो बना रहा है आईडी। उपयोगकर्ता को सुनवाई का अवसर भी मिले ऐसे मामलों में जहाँ एसएसएमआई ने अपने अपने अनुसार किसी जानकारी को हटा दिया, ठीक है, या उस तक पहुँच निष्क्रिय कर दी, तो उस जानकारी को साझा करने वाले जो प्रयोक्ता है उसको संबंध में सूचित किया जाएगा, जिसमें उस कार्रवाई का आधार और कारण विस्तार से उल्लेखित किया जाएगा। मतलब जैसे मैंने बताया ना, मेरी वीडियो इनअप्रोप्रिएट करके हटा दी, तो उसमें क्या था, नीचे क्या ऑप्शन आ रहा था कि मतलब ये हमने गलत किया या सही किया, आप इसके बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं ना। तो मतलब मुझे भी पूरा मौका दिया गया था, पर मैंने कहा, मैंने गाइडलाइंस उस टाइम पढ़ी नहीं थी यूट्यूब की, तो उसकी वजह से फिर मैंने दूसरा ही बना दिया, ठीक है। जिसमें इस कार्रवाई का आधार और कारण विस्तार से उल्लेखित किया जाएगा। साथ ही उपयोगकर्ताओं को जो मध्यस्थ हैं उनके द्वारा की गई जो कार्रवाई है उसका प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त एवं उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा, ठीक है। जो भी चैनल ऑनलाइन जो चैनल है या कुछ भी है, वो जो कार्रवाई करेगा तो उसका भी प्रतिरोध करने के लिए जो सक्षम होंगे, ठीक है, जो उसका यूज़ कर रहे होंगे। गैर कानूनी सूचना को हटाना, कोई गैर कानूनी मदस्य द्वारा न्यायालय के आदेश के रूप में या अधिकृत अधिकारी के माध्यम से उपयुक्त सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा जो अधिसूचित की गई सूचना प्राप्त होने पर ऐसी किसी सूचना को
जो है पोषित या प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था, अन्य देशों के साथ मित्रता संबंध आदि के हित से संबंध में किसी कानून के तहत प्रतिबंधित कर दी गई हो। ठीक है, ऐसी सूचना को पब्लिश ना करें। इसके लाभ क्या होंगे? अपेक्षित लाभ, तो इसके जो नियम है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो सामान्य उपयोग करता है उनको जो है उनके अधिकारों के उल्लंघन के मामले में उनकी शिकायत के जो है निवारण, ठीक है, उनकी शिकायत के निवारण और प्लेटफॉर्म को जो है जवाबदेह बनाने हेतु पर्याप्त रूप से जो है सशक्त बनाएगा। ठीक है, कोई भी कंप्लेंट होगी तो हम इजीली उसकी कंप्लेंट कर सकेंगे। ठीक है, ये नियम मशीन लर्निंग टूल जैसी नई तकनीकी की स्थापना को बढ़ावा देते हैं जो बाल लैंगिक शोषण सामग्री से निपटने में सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी जो एग्जांपल दिया यूट्यूब पे वीडियो मेरा हटाया गया, तो मतलब वहाँ यूट्यूब के सिस्टम में कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है कि उन्हें मतलब खुद ही पता चल जाता है कि इसमें मतलब वीडियो की हेडिंग तो छोड़िए, जो अंदर बोला गया है वो भी वो चेक कर लेते हैं कि कुछ भी इसमें इनअप्रोप्रिएट ना बोला गया हो, है ना। तो इससे जो है नई तकनीकी की स्थापना को बढ़ावा मिलेगा। मतलब ये मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ यूट्यूब का, और भी जितनी एप्लीकेशन या ऑनलाइन आप कुछ भी कर रहे हैं तो ये उन सब में जो है धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ये दिशा निर्देश जो है सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो अवैध गतिविधियाँ उस पर अंकुश लगाएंगे और इस प्रकार भारत में जो सोशल मीडिया है उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। ठीक है, ये नियम पहली बार सूचना जारी करने वाले की पहचान करके मिथ्या समाचार कोई होगा, चाइल्ड पोर्न या अन्य अवैध गतिविधियाँ, इनकी रोकथाम एवं उन्हें प्रतिबंधित करने के लिए जो हमारे कानून प्रवर्तन है, ठीक है, उन अधिकारियों को सहायता कर सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ये मध्यस्थों के उत्तरदायित्वों को भी स्पष्ट करता है। ठीक है, जो मध्यस्थ मतलब जो एप्लीकेशन जो बनती है, उसके बाद कुछ गाइडलाइंस जिनसे संबंधित चिंताएँ हैं। ठीक है, चिंताएँ देखते हैं। तो सबसे पहली चिंता क्या है? उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता की निगरानी और गोपनीयता की समक्ष उनको क्या है खतरों में वृद्धि होगी। मतलब हमारी पूरी जो जानकारी हमारी जो हम बात कर रहे हैं वो भी जो है सरकार के पास चली जाएगी। जैसे एनक्रिप्टेड जो मैसेजिंग होता है जो व्हाट्सएप में यूज़ होता है, ऐप को प्रथम प्रेक्षणकर्ता की पहचान के लिए अधिक से अधिक उपयोगकर्ताओं का डाटा एकत्र करने की जो है आवश्यकता होगी। जो मध्यस्थ प्लेटफॉर्म और सरकार दोनों द्वारा दुरुपयोग के संबंध में चिंताएं उत्पन्न करता है। मतलब दोनों इसका मिसयूज़ कर सकते हैं, सरकार भी और जो मध्यस्थ है जो एप्लीकेशन है बीच में वो भी। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में समाविष्ट राज्य क्षेत्रातीत अधिकार मानदंड उनके साथ संघर्ष। मतलब उल्लेखनीय यह है कि नए नियमों के अनुसार जो भारत है उसके बाहर से जो प्रेषित होने वाले संदेश हैं, मतलब आप इंटरनेशनल किसी से बात कर रहे हो तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, कोई बाहर देश में है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी इससे। कृत्रिम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, उसकी अविकसित और अपूर्ण प्रकृति, मतलब हमारे इंडिया में इतनी वो विकसित नहीं है और अपूर्ण प्रकृति है उसकी। ठीक है, स्व सेंसरशिप, मतलब सेंसरशिप होता है ना जो जैसे जो काट देते हैं, जैसे मूवी वगैरह में सेंसरशिप कर देते सेंसर कर देते हैं उसे, है ना। तो सेफ हार्बर उपबंध को हटाने से मध्यस्थ द्वारा आंतरिक स्व सेंसरशिप आरोपित किया जा सकता है। मतलब वो खुद ही जो है मटेरियल को हटा भी सकते हैं, है ना, और काट भी सकते हैं। मतलब ज़्यादा ही अगर कुछ इनअप्रोप्रिएट है तो क्या पता वो सरकार को भी ना दे। ठीक है, तो इससे उपयोगकर्ता की वाक और स्वतंत्रता का अधिकार प्रभावित हो सकता है। मतलब अगर हम कुछ कुछ खुल के बोल रहे हैं, जैसे मैंने वीडियो में पढ़ाया था तो इतना कुछ नेगेटिव नहीं बोला होगा क्योंकि मैं दोबारा उसे चेक नहीं कर पाया, मैं बना के डिलीट ही कर देता हूँ यूट्यूब पे अपलोड करते ही, इसकी वजह से। तो उससे जो है वाक और स्वतंत्रता का अधिकार भी इससे प्रभावित हो सकता है। ठीक है, SSMI की योग्यता के लिए अस्पष्ट सीमा, मतलब यह सीमा जो है केंद्र सरकार को भेदभावपूर्ण अनुपालन लागू करने में जो है सक्षम बनाएगी। ठीक है, मतलब सरकार कुछ भी इन पे आरोपित कर सकती है। हालांकि इस प्रकार की सीमा स्थापित करने के लिए कोई वैज्ञानिक मानदंड मौजूद नहीं है। मतलब हमारे पास कोई भी रूल मौजूद नहीं है। आगे देखेंगे हमने जो पुराने रूल है उसी को के अंतर्गत इन्हें इम्प्लीमेंट किया है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ गाइडलाइंस है नहीं इतनी स्ट्रॉन्ग। सत्यापन हेतु जो प्रदत्त या उपलब्ध कराए गए डेटा हैं उसके दुरुपयोग की संभावना। ठीक है, चूँकि भारत में जो डेटा है वो सुरक्षा कानूनों की अनुपस्थिति है, अतः सोशल मीडिया कंपनियां सत्यापन हेतु उपलब्ध कराए गए डेटा जैसे कि नागरिकों की पहचान हो गया हमारा आदि, पहचान पात्र आदि को एकत्रित कर सकती है। यदि डेटा सुरक्षा कानून के तहत कोई विनियामक निकाय होता है तो वह सुनिश्चित करता है कि उपलब्ध कराए गए डेटा का उपयोग केवल सत्यापन उद्देश्य के लिए किया जाएगा। मतलब एक अगर ये होता विनियामक निकाय, रेगुलेटरी बॉडी होती, तो मतलब हमें फिर श्योरिटी होती कि हमारा जो डाटा है वो मिसयूज़ नहीं होगा। पर यहाँ पे कुछ ऐसा है ही नहीं, विनियामक निकाय वगैरह।
ठीक है। तो अगला देखिए आर्टिकल क्या है। अगला आर्टिकल है डिजिटल मीडिया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म से संबंधित दिशा निर्देश। ठीक है, गाइडलाइंस जो है, तो गाइडलाइंस देख लेते क्या क्या है। ये नियम समाचार प्रकाशकों, OTT प्लेटफॉर्म और डिजिटल मीडिया के लिए एक कम सख्त स्वविनियामक ढांचा और आचार संहिता की स्थापना करते हैं। ठीक है, मतलब जो सख्त है पर कम सख्त है। ठीक है, इस पर रेगुलेटरी तो है पर कम सख्त, और आचार संहिता की स्थापना करते हैं। साथ ही ये एक 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना भी करते हैं। ये दिशा निर्देश सूचना, उसके बाद है जो प्रौद्योगिकी अधिनियम IT एक्ट, उसकी धारा 87 है, उसके तहत अधिसूचित किए गए हैं, जो इस भाग को लागू करने के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को सशक्त बनाता है। ठीक है, ये निम्नलिखित है जो कि IT जो मंत्रालय उसने लागू किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आचार संहिता, कोड ऑफ एथिक्स। तो इसमें क्या है, OTT प्लेटफॉर्म्स पर लागू किया गया है। जैसे आप कोई भी अमेज़ॉन प्राइम या कहीं पे मूवी देखते हैं तो वहाँ पे ये सब लिखा रहता है। ठीक है, UA 7+ कार्टून देखेंगे, है ना, 16+, 18+ भी आता है, फिर A वयस्क में आ जाता है। ठीक है, उस पर लिखा रहता है कि ये मतलब सेक्सुअल कंटेंट और ये अब्यूज़िव लैंग्वेज इसमें यूज़ हो रहा है, जब आप बड़े उसके देखेंगे। ठीक है, तो OTT प्लेटफॉर्म जिन्हें इस नियम में ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट इसके प्रकाशक के रूप में उल्लेखित किया गया है, ऑनलाइन प्रसारित होने वाले कंटेंट को उनकी विषय वस्तु और संदेश हिंसा, नग्नता, नशीली दवाओं, मादक द्रव्यों, इसके सेवन आदि के आधार पर 5 आयु आधारित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, ये सब है इसमें। उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म को जो है UA 13+ या उच्चतर के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए पेरेंटल लॉक भी दिया जाता है। ठीक है, और A के रूप में वर्गीकृत कंटेंट के लिए विश्वसनीय आयु सत्यापन, मतलब एज प्रूफ करवाते हैं जो, उस प्रणाली को लागू करना अनिवार्य होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद है जो विश्वसनीय सत्यापन। OTT प्लेटफॉर्म को जो है प्रत्येक कंटेंट या कार्यक्रम के लिए विशिष्ट रूप से वर्गीकृत रेटिंग को प्रदर्शित करना होगा। मतलब ये सब आपके जब आप देखेंगे कुछ भी तो उसके ऊपर लिखा ही रहता है। ठीक है, या फिर एज प्रूफ मांग लेंगे आपसे। ठीक है, साथ ही किसी कार्यक्रम को देखने से पहले उपयोगकर्ता को अपने स्व विवेक से निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाने के लिए किसी कार्यक्रम के कंटेंट से संबंधित जो विवरणिका और परामर्शिका है उसको प्रत्येक कार्यक्रम के आरंभ में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ठीक है, मतलब ये सारी गाइडलाइंस हैं उनके लिए जो OTT प्लेटफॉर्म वगैरह है। तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट तक पहुंच में सुधार के लिए उपाय किए जाने चाहिए। उसके अलावा सामान्य सिद्धांत। ठीक है, दिव्यांग के लिए जैसे आप कई उसमें, जैसे मैंने अमेज़ॉन प्राइम पे देखा था, उसमें एक ऑप्शन आता है, मतलब एक तो इंग्लिश होता है, एक होता है वहाँ पे ऐसा ही कुछ होता है, उसमें सब कुछ दिखाते हैं कि विंड्स आर ब्लोइंग, मतलब जो होता रहता है सब कुछ नीचे लिखा रहता है, उसमें आता रहता है विंड्स ब्लोइंग। ठीक है, तो वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए उसमें दिया जाता है। ठीक है, सामान्य सिद्धांत की अगर बात करें, OTT प्लेटफॉर्म्स को निम्नलिखित का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। क्या क्या, किसी ऐसे कंटेंट को प्रसारित, प्रकाशित, प्रदर्शित नहीं करना चाहिए जो किसी विधि के अंतर्गत या किसी न्यायालय द्वारा प्रतिबंधित हो। ठीक है, भारत के जो बहुजातीय बहुधार्मिक संदर्भ है उनको ध्यान में रखते हुए किसी भी जो हमारी नस्लीय धार्मिक समूह की गतिविधियाँ, विश्वासों, प्रथाओं, विचारों के प्रदर्शन के दौरान सावधानीपूर्वक और विवेकपूर्ण कंटेंट का चयन करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद किसी भी कंटेंट को प्रसारित या प्रकाशित या प्रदर्शित करने का निर्णय लिए जाने के दौरान भारत की जो संप्रभुता है, उसकी अखंडता, देश एवं राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था आदि जैसे कारकों को क्या करना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ये कोड ऑफ जो एथिक्स हैं डिजिटल मीडिया पर समाचार और जो करंट अफेयर्स है समसामयिक, उसके प्रकाशकों पर भी लागू होंगे। ठीक है, उसके जो प्रकाशक होंगे ये उन पर भी लागू होगा। उन्हें निम्नलिखित का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, जिसमें शामिल है सबसे पहले प्रेस परिषद अधिनियम 1978, जिसके अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचार के मानदंड, केबल टेलीविज़न नेटवर्क अधिनियम 1995 की धारा 5, इसके तहत उल्लेखित कार्यक्रम संहिता, प्रोग्राम कोड। ठीक है, मतलब ये देखिए दोनों कितने पुराने पुराने हैं, और यही हम जो है डिजिटल जो अभी आया उसके ऊपर भी यही लगा रहे हैं हम, है ना। तो ऐसा कंटेंट जो किसी भी विधि के तहत प्रतिबंधित हो, कोई भी मतलब कानून के तहत जो प्रतिबंधित हो, उसको भी नहीं दिखाना चाहिए। उसके बाद है 3 स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र। ठीक है, 3 लेयर्स में ये जो दे रखा है इसको हम यहाँ पे हिंदी में पढ़ ही लेंगे। ठीक है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है इंग्लिश में देखने की।
तो स्तर 1 देखिए क्या है सबसे पहले, जो हमारा ये है पब्लिशर्स का। तो प्रकाशकों द्वारा जो स्वयं विनियमन, मतलब खुद ही वो जो है रेगुलेट कर ले पब्लिशर। प्रकाशक जो है भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करेगा। एक अधिकारी होगा जो शिकायत का निवारण करेगा, जो प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत पर 15 दिन के भीतर निर्णय लेगा। ठीक है। सेल्फ रेगुलेटिंग बॉडीज लेवल 2, प्रकाशकों के स्वयं विनियामक निकाय द्वारा स्वयं विनियमन, खुद भी मतलब वो जो है इस पर विनियमन कर सकते हैं। प्रकाशकों का एक या अधिक स्वयं नियामक जो निकाय होगा वो हो सकते हैं। ठीक है, एक या उससे अधिक। इस तरह के निकायों को निम्नलिखित प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। कौन से प्रावधानों का? यह निकाय की जो है अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट या जो हमारा हाई कोर्ट होगा उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश या स्वतंत्र प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वारा की जाएगी। ठीक है, मतलब ये काफ़ी सही है, उन्हें सब कुछ यहाँ पे पता ही होगा, तो कुछ भी अगर ब्लॉक करने की चीज़ होगी तो वो वहीं पे रोक देंगे। और इसमें अधिकतम सदस्य 6 शामिल होंगे। इस निकाय को जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय या IT मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत पंजीकृत होना होगा। ठीक है, तो ये फिगर यहाँ पे बता ही दिया। आगे देखते हैं। इस निकाय को जो है प्रकाशक द्वारा आचार संहिता के अनुपालन का पर्यवेक्षण करना होगा और साथ ही प्रकाशक द्वारा 15 दिनों के भीतर समाधान नहीं की जा सकी शिकायतों का जो है समाधान भी करना होगा। उसके बाद लेवल 3 में क्या है, पर्यवेक्षक क्रियाविधि, जो ओवरसाइट मैकेनिज्म है उसमें जो IT मंत्रालय है हमारा पर्यवेक्षक क्रियाविधि तैयार करेगा, जो व्यवहार संहिता सहित जो स्वयं विनियामक निकाय है उनके लिए चार्टर प्रकाशित करेगा। आचार संहिता के अनुपालन और प्रबंध के लिए प्रकाशकों को आदेश और निर्देशित जारी करेगा। शिकायतों की सुनवाई के लिए एक विभागीय समिति का भी गठन करेगा तथा सुनवाई के दौरान यह समिति क्या है, शिकायतों का अन्वेषण करेगी। ठीक है, मतलब उनका निरीक्षण करेगी शिकायतों का। साथ ही यह समिति मंत्रालय को किसी इकाई के संबंध में चेतावनी जारी करने, उसकी निंदा करने या उसे फटकार लगाने, क्षमा मांगने के लिए कहने या कंटेंट को हटाने या उसमें संशोधन करने संबंधी जितनी भी अनुशंसाएँ होंगी वो करेंगी। ठीक है, अन्य विनियमन की अगर बात करें तो अन्य जो रेगुलेटरी बॉडी है, आपातकालीन स्थिति में सूचना को अवरुद्ध करना, मतलब जो सूचना प्रकाशित हुई है उसको अवरुद्ध करना आपातकालीन स्थिति में। प्राधिकृत अधिकारी आपातकालीन प्रकृति की स्थिति में यह जांच करेगा कि अधिनियम की धारा 69A जो है उसकी उपधारा 1 में जो निर्दिष्ट आधार है उसके तहत कंटेंट को प्रतिबंधित करना आवश्यक है या समीचीन या उचित है या नहीं, मतलब उसको प्रतिबंधित करना उचित है या नहीं उचित है। जानकारी उपलब्ध करवाना, समाचार और जो करंट अफेयर कंटेंट है, समसामयिक अंतर वस्तु, उसके प्रकाशक और भारतीय क्षेत्र में जो परिचालन करने वाले ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट है उसके प्रकाशक जो हैं वो मंत्रालयों को अपनी जो संस्था है उसके विवरण के बारे में बताएंगे। उसके अलावा प्रति माह प्राप्त होने वाली जो शिकायतें हैं और उसमें की गई कार्रवाई है उसके विवरण का उल्लेख करते हुए आवधिक अनुपालन रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। मतलब आवधिक मतलब एक समय अंतराल पे जो अपनी रिपोर्ट प्रकाशित करेंगे। इसके लाभ क्या होंगे? इससे जो है अवयस्कों को उनकी आयु अनुसार अनुचित कंटेंट तक पहुंच से जो है रोका जा सकेगा। जैसे बच्चों को जो है 18+ की चीज़ें इन पर जाने से रोका जा सकेगा। ठीक है, पेरेंटल लॉक हो गया, उसके बाद उसके ऊपर भी लिखा रहता है जो वो देख रहे होते हैं। ठीक है, सरकार के समक्ष हाल के दिनों में नागरिक समाज और अभिभावक की ओर से हस्तक्षेप की मांग को लेकर कई शिकायतें जो है प्रेक्षित मतलब ट्रांसफ़र की जाती रही हैं। हालांकि इस तरह की शिकायतों को अब समय पर हल किया जा सकेगा। आचार संहिता जो है डिजिटल मीडिया पर समाचार और करंट अफेयर की गुणवत्ता को जो है विनियमित और उसमें सुधार कर सकेगा। अब देखिए इसमें चिंताएं क्या हैं। सबसे पहले भारतीय टेलीविज़न या सिनेमा पर इसका प्रभाव। तो भारतीय टेलीविज़न या सिनेमा स्थानीय और विश्व स्तर पर रोजगार और दर्शकों को जो है मनोरंजन प्रदान करता है। इन नियमों से जो है नागरिकों के जो डिजिटल अधिकार है उन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें जो आर्थिक क्षति है वो भी उठानी पड़ सकती है। ठीक है, इसका भारत के बढ़ते सांस्कृतिक प्रभाव पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। छोटे जो डिजिटल मीडिया घराने हैं उनके समक्ष अनुचित प्रतिस्पर्धा, मतलब बिना बात का उनके सामने कंपटीशन आता जा रहा है। ठीक है, जैसे आप अभी मूवीज़ वगैरह का हाल देखेंगे, जो हीरो वगैरह की मूवी आती है वो कोई देखना पसंद नहीं करता। वेब सीरीज़ वगैरह में जो लोग ज़्यादा अपने आप को कंफर्टेबल कर रहे हैं, मतलब जो यूथ है आज का। ठीक है, मीडिया और जो करंट अफेयर कंटेंट के प्रकाशक है उसकी परिभाषा वस्तुतः स्थापित मीडिया घरानों को विशेषाधिकार प्रदान करती है। उनके जो कार्य संचालन है उसका महत्वपूर्ण भाग मुद्रित किया जाने वाला जो अखबार हो सकता है और इस प्रकार उनके द्वारा इस दिशा निर्देश के तहत छूट का दावा किया जा सकता है। ठीक है, छोटे और जो स्वतंत्र मीडिया हाउस हैं जो समाचार और सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए इंटरनेट पर निर्भर करते हैं, उन नियमों के कारण उन्हें बढ़ी हुई जो अनुपालन
संबंधी लागत और सेंसरशिप प्रतिबंध है उनका सामना करना पड़ सकता है। मतलब इनमें यही बताया जा रहा है कि जो इतने सारे नियम लगाए जा रहे हैं उनका इन पे क्या नेगेटिव इफेक्ट होगा। ठीक है, आर्थिक क्षति मैक्सिमम उसको होगी जो स्टूडियोज़ वगैरह इनको। तो विदेशी न्यूज़ मीडिया को भी इससे विनियमन कंट्रोल किया जाएगा। मध्यस्थता नियम प्रावधान उन सभी डिजिटल समाचार मीडिया संगठनों पर लागू होंगे जो भारत में अपने कंटेंट को व्यवस्थित और निरंतर तरीके से उपलब्ध करवाते हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि जो विदेशी न्यूज़ मीडिया संगठन है उनको विनियमन भारतीय प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ठीक है, सेल्फ सेंसरिंग के लिए विवश करना मतलब खुद को ही सेंसर करना, मतलब एक पहले कंटेंट बनाओ फिर उसको खुद सेंसर करो, काटो पीटो उसमें, है ना। तो आचार संहिता में प्रदान किए गए कुछ मानदंड अस्पष्ट और भ्रामक भी हैं। इस प्रकार यह प्रकाशकों के जो वाक स्वतंत्र है उसको प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त इसके कुछ नियम कुछ समूहों द्वारा कलात्मक कंटेंट के विरुद्ध प्रकट की गई आधारहीन चिंताओं को जो है औपचारिक वैधता दे सकते हैं। ठीक है, डिजिटल समाचार और जो OTT कंटेंट होता है उस पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण। स्वविनियामक निकाय के अध्यक्ष के पद पर जो हाई कोर्ट और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके सेवानिवृत्त न्यायाधीश को नियुक्त किए जाने का सुझाव दिया गया है। यदि इस निकाय के किसी पद नियुक्त चयन मीडिया समुदाय द्वारा किया जाएगा तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय को इस निकाय की संरचना को स्वीकृत या अस्वीकृत करने की शक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो उल्लंघनकर्ताओं के दंडात्मक उपायों का अभाव, मतलब अगर आपने उल्लंघन किया तो उसके लिए दंडात्मक उपाय क्या होगा। इन नियमों की प्रकृति वस्तुतः दिशा निर्देश जैसी है, मतलब गाइडलाइंस है एक तरह की। साथ ही इसके तहत उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध जो है उचित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंध या दंड के प्रावधान की कोई प्रभावी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, आपने कंटेंट डाल दिया उसको, मतलब अगर उसके कुछ शिकायत होती है तो उसके ऊपर क्या हम जो है दंडात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, कारावास वगैरह ये सब मतलब कुछ बताया नहीं गया। तो इसके तहत एक त्रिस्तरीय शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रयास किया गया है जो न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के साथ स्व विनियमन को सक्षम बनाने में मदद करेगा। दिव्यांग लोगों के लिए जो है ऑनलाइन क्यूरेटेड कंटेंट एक बेहतर पहुंच स्थापित की जा सकेगी। इसका निष्कर्ष क्या है कि ये नियम और भारत सरकार द्वारा किए गए अन्य प्रयास निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। ये तकनीकी प्रगति के साथ साथ कानून को भी विकसित करेंगे। ठीक है, इससे सभी सेवा प्रदाताओं के लिए एक समान परिस्थितियाँ उपलब्ध हो सकेंगी और देश के नागरिक का संरक्षण भी सुनिश्चित किया जा सकेगा। ठीक है, देखिए ये इसमें बता रखा है कि अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल चाहिए जो नवंबर 2020 की बहुत ही समसामयिक की उसमें पढ़िए। ठीक है, मैंने इसी चैनल पे नवंबर की पढ़ा रखी है, उसमें ये अच्छे से दिया गया है। ठीक है, मतलब इससे इसमें जो है इसको कंट्रोल करने के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। वहाँ पे इसके नेगेटिव पॉइंट्स और पॉजिटिव पॉइंट्स काफ़ी ज़्यादा बताए गए हैं। ठीक है, तो इसी चैनल पे जाके आप नवंबर की सर्च करेंगे तो मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो बाकी चलिए बस थोड़ा सा ये था कि मूड क्या बोलते हैं दिमाग में इकोनॉमी ज़्यादा हो रही थी, क्रय विक्रय यही सब दिख रहा था सपने में भी। ठीक है, तो मैंने कहा थोड़ा सा पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ फैब की, तो इसे भी कंटिन्यू करूँगा अब डेली। और साथ में हमारा वो तो है ही PT 365 और एक डेली करंट अफेयर। ठीक है, तो उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। उसके अलावा आपका दिन शुभ हो। हैव ए गुड डे।